नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान अनिल लाठर जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक और राष्ट्रीय चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रिवॉल्यूशन इंडिया नए भारत की आवाज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ जी। दर्शकों, अभी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के उपरांत नई सरकार का गठन हुआ है और अभी सरकार के विभागों का बंटवारा हो चुका है और मंत्री और मंत्रालय अपनी गति पकड़ेंगे अपने कार्य को जनता तक सरकारी योजनाएं निर्बाध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से। हम अनिल लाठर जी से जानना चाहते हैं। अनिल जी, जो वर्तमान का जो विधानसभा चुनाव गया है 2024 का हरियाणा का, आप इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? किस प्रकार से मतदाता का मूड किस प्रकार से मूव किया, वोट कैसे डले और किस प्रकार से एग्जिट पोल तो कांग्रेस की तरफ दिखा रहे थे, किस प्रकार से बीजेपी ने इतिहास रच दिया अपने आप में? लगातार तीसरी बार आज तक जब से हरियाणा बना है कोई सरकार नहीं बन पाई थी, बीजेपी ने उस इतिहास को रच दिया। वहीं जींद का भी इतिहास रहा है, 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी की झोली में जाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? किस प्रकार से वोटिंग हुई है और किस प्रकार से चौंकाने वाले चुनावी परिणाम आए? जी अनिल जी। परिणाम के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। उस दिन चुनाव से पहले आप मेरे को मिले थे जी। उस दिन वेद प्रकाश जी, मैंने आपको कहा था कि जो 834 करोड़ का ईडी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो पर्चा दर्ज किया है जी, उस मामले में, जैसे हरियाणा में देहात में कहावत है कि जब फेरे होते हैं उस पे 7 नियम कराए जाते हैं जी। जब वो पर्चा दर्ज हुआ, अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी ने जितना मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो सके था उतना दबाव डाल करके ये नियम तय कर लिए कि आप कांग्रेस की सरकार नहीं बनाओगे और हमारे सामने डम्मी कैंडिडेट उतारोगे। ये मैंने आपको बताया था। नहीं, अनिल जी, जो आप बातें कह रहे हैं उनका आधार क्या है? जनता जनार्दन कैसे आपकी बातों पे विश्वास करे? कोई बात हम कहते हैं तो उसके कुछ तथ्य होने चाहिए, बिना तथ्यों के हवाई बातें होती हैं। जनता जनार्दन बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ें देखती है, समझती है। आपकी कही हुई बातों पर क्यों विश्वास करे? ये जनता की आवाज़ है जी। मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं कि मैंने अलग से पता लगा है, लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी जी। और जब जनता के मुंह से बात सुनी तो मैं आपको बता रहा हूँ जी। इस बात के ऊपर। मैं ये नहीं कि मेरे पास से कह रहा हूँ या कोई तथ्य मैं आपको ला करके दूंगा। जब राज्यसभा का चुनाव था जी, जब पेन बदले गए, आपने पता ही है जी, तो वो किसका हाथ था? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था और किसी का हाथ था? उस पे चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता था जिन्होंने उस चीज़ का वायलेशन किया, पेन चेंज किया, चुनाव की शुचिता को उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन या राज्यसभा की जो चुनाव समिति है उस पर कठोर एक्शन लेती तो एक नाजीर पेश होती है। भविष्य में किसके कहने पे लेती? भविष्य में इस प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी ना कर पाते। किसके कहने पे लेती? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है, और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता है। जो वो इस तरीके का कुठाराघात करेगा तो किस तरीके से करते हैं? जी। कौन रह गया व्यक्ति? दूसरे व्यक्तियों ने आवाज उठाई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो बाकायदा कहा भी था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने माना थोड़ी। लोगों को तो पता था ये हालात गलत हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग बोल रहे थे। लेकिन जनता में तो ये भी विस्परिंग है, जैसे आपने विस्परिंग की बात करी, जनता में ये भी विस्परिंग है कि जेजेपी और आईएनएलडी भी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इन्होंने सबसे बड़ा मामला यही उठाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हरियाणा में जितनी जगह गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ही बात कही और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि जेजेपी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम है जी। अब ये हरियाणा में चुनाव हो भी लिए जी, नई सरकार का गठन भी हो लिया, मंत्री भी बना लिए जी, और मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए गए आज जी। तो ये बताओ
इतना कुछ हो लिया। अब तो लोगों को पता लग गया, कांग्रेस के लोग खुद आवाज उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाश कर दिया। बड़ी बड़ी सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले बैठा। कैसे कैसे ले बैठे? आप कांग्रेस के वर्करों से पूछो जा करके। नहीं, जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आपको कहाँ किस एंगल से लगता है कि हुड्डा जी की वजह से ही तो शायद जितनी सीटें आई हैं हुड्डा की वजह से आई हैं, बाकी सीटें अगर वो नहीं करते तो इतनी भी नहीं आती? कमाल की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक कांग्रेस पार्टी, सेंटर की पार्टी, उसके अंदर एक मतलब धक्काशाही से, दादागिरी से लगा लो, कुछ लगा लो, नॉमिनेट होकर के अपना नाम ले करके चल रहा था जी। लेकिन कुमारी शैलजा जी भी उस पार्टी में एक अच्छा रुतबा रखती हैं और कुमारी शैलजा जी को जब बैक फुट पर लेकर के गए या उनके बारे में अभद्र भाषा का इसके वर्करों द्वारा विरोध किया गया, उस पर सरकार ने संज्ञान ले लिया और कार्रवाई के लिए तैयार बैठी है बीजेपी सरकार। वो तो सरकार का काम है, क्या करेगी जी। लेकिन ये कोई भाषा नहीं थी किसी के प्रति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सिस्टम रहा है कि हर क्षेत्र में जा करके, हर स्टेट में जा करके ये कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर मुद्दा उठा देते हैं जी, कहीं हिंदू मुसलमान का उठा देते हैं। ये नब्ज पकड़ते हैं बीजेपी वाले लोग जी। जिस स्टेट के अंदर जाते हैं, कहीं गुज्जर मुनिया की नब्ज पकड़ लेते हैं, भाई यहाँ इनके आपस में बांटने से वोट मिलेंगे। हरियाणवी भाषा में कह सकते हैं नाड़िया वैद है। ये नाड़िया वैद है। ये जिस स्टेट के अंदर जाते हैं उसकी नाड़ी नब्ज देख करके बता देते हैं कि यहाँ क्षेत्र की लड़ाई है, यहाँ जाति की लड़ाई। जी। इसी तरीके से हरियाणा में इन्होंने आपस में 35-1 का नारा देने का काम किया। आप समझते हो मेरे से ज्यादा 35-1 में किसको कह रहा हूँ जी। 35 बिरादरी 90% एक साइड गई और एक बिरादरी है जो जाट बिरादरी, वो एक साइड रहेगी। इन्होंने नारा दिया और ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। इस नारे को दिलवाने वाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन मैं अभी तेजेंद्र ढुल जिलाध्यक्ष बीजेपी के में चर्चा की, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमारे को तो 36 बिरादरी के वोट आए हैं, आप कह रहे हैं 35-1 का नारा हुआ। 36 बिरादरी के लोग, जाट जो वर्ग था वो वर्ग बंट गया। वो इसलिए बंट गया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लायक नहीं करता वो वोट इंडियन नेशनल लोकदल के जो कैंडिडेट थे पूरे हरियाणा के अंदर जी, या जननायक जनता पार्टी के थे, वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो जीत सके। जी। सबसे बड़ा कारण ये रहा जी। और हरियाणा चौधरी देवलाल की जन्मस्थली है जी। बहुत अच्छा रुतबा इंडियन नेशनल लोकदल थी, चाहे जनता दल थी, मतलब चाहे जननायक जनता पार्टी थी, पीछे इनका अच्छा रुतबा रहा चौधरी देवलाल परिवार का। लेकिन आज अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय चौटाला जी अपनी खुद एलनाबाद सीट हार गए। जो एलनाबाद सीट है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरवाया गया, हारे नहीं। किसने? सभी। एक बात बताओ, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है जी। और अभय सिंह चौटाला जी वहां से चुनाव लड़ते हैं और वहां बीजेपी के और कांग्रेस के जो वर्कर थे वो सभी कांग्रेस के मंच पे जाकर के अभय सिंह चौटाला जी को हराने की बात करते हैं। मीनू बेनीवाल एक बड़ा चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का जी। मीनू बेनीवाल जाकर के भरत सिंह बेनीवाल की स्टेज पे जाकर के अभय सिंह चौटाला जी को हराने की बात करता है जी। तो आप क्या मानोगे इसमें? ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने या मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, इन दोनों ने मिलकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को विधानसभा से बाहर निकालने का एक मतलब प्लान बनाया हुआ था। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, परिसीमन में तो और बढ़ जाएंगी जी। इन 90 सीटों में 89 पे बाहर ही पड़ता था, अकेला था। लेकिन अपनी नहीं बचा पाए। अपनी नहीं बचा पाए। ये तो उनका बेटा भी एमएलए बना है जी। उनके चाचा का लड़का भी इंडियन नेशनल लोकदल से आदित्य चौटाला जी एमएलए बने हैं, अर्जुन चौटाला जी एमएलए बने हैं। चुनाव जीतना हारना कोई घनी बड़ी बात नहीं है, कोई घना बड़ा महत्व नहीं है। उसके लिए लड़ाई लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, संघर्ष तो अभय जी ने बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया, पदयात्रा की। बताओ जी, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को मोटिवेट कराया गया वो इसलिए कराया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभय सिंह चौटाला जी जाकर के मिल जाएंगे, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। जनता में यही बातें चल रही थी। हाँ, ये मतलब दुष्प्रचार करके उनकी वोटों को तोड़ने का प्रयास किया गया।
उनको ये पता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की 5 सीट आओ, 7 आओ, 10 आओ, 15 आओ, वो व्यक्ति अगर बहुमत से कम रह गए तो वो सरकार में चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसी में डिप्टी सीएम भी नहीं बनेगा। चाहे सीटें कितनी कम आए लेकिन पद उनको चीफ मिनिस्टर का ही मिलना था। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, वो व्यक्ति इतना बोल्ड व्यक्ति है। अगर 45 में से दोनों की 45, मान लो एक पार्टी की 45 रह जाती, एक की 44 रह जाती जी, वो 46 में सरकार बनती तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बनते, अकेले बनते। तो वहां से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है, वो अकेला व्यक्ति भी चीफ मिनिस्टर बनता। क्यों? मधु कोड़ा जी थे, वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बने, वो निर्दलीय तो थे जी। ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बोल्डनेस है, बोल्डनेस उसके अंदर है, खून में उसके में चौधरी देवलाल की रगों का खून है। नहीं, मैं आईएनएलडी का जो डेड स्पॉटर वर्कर है वो भी इस बार कुछ छिटका हुआ नजर आया, जबकि ऐतिहासिक बातें अगर आप देखें, जब तक हरियाणा प्रदेश में जितनी बड़ी रैलियां हुई, आईएनएलडी के नाम ही वो इतिहास रहा है कि उन्होंने जनसंख्या के आधार पर बहुत विशाल रैलियां की। लेकिन इस बार तो बीजेपी पार्टी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की संख्या में जनता को, जनार्दन को जोड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्करों ने एक इस तरीके का मतलब जाल फैला दिया उन वर्करों के ऊपर भी जी, भाई जाट नहीं बचते हो, जाटा का अस्तित्व नहीं बचता है, इनेलो में गिर के वोट खराब करनी है। जो इंडियन नेशनल लोकदल वर्कर था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, उसको डिमोरलाइज किया गया और उसको मोटिवेट गलत तरीके से किया गया। और इतना समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास नहीं बचा था जो पूरा हरियाणा में हल्का सतर पर कवर कर सके। लेकिन मैंने आईएनएलडी के वर्कर तो पत्थर की लकीर के समान अडिग देखे हैं, वो तो कहीं दाएं बाएं होने वाले व्यक्ति नजर नहीं आते। मेरी बात सुनो जी, इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्कर है या वोटर है, वो पहले अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था जी। जब ये गुवाना में रैली थी इंडियन नेशनल लोकदल की, तब वहां से ये दुष्यंत चौटाला जी और पट करके एक अलग से जेजेपी बनी जी। उस टाइम से हमारा जो हरियाणा का वर्कर है इनेलो पार्टी का, और वो कुछ तो डिवाइड हो गया जेजेपी में, कुछ विचलित हो गया। विचलित वर्कर क्या करेगा? इसमें जनता फिर वही विस्परिंग की बात है कि जब आईएनएलडी अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही थी, तब वो एक तरीके से एक, जैसे कहते हैं ना, आस पड़ोस के लोग तो खुश हो जाते हैं कि एक परिवार में 2 भाई हैं, वो न्यारे न्यारे हो गए, जबकि वो न्यारे नहीं, उनका विस्तार हुआ है। जनता जनार्दन में ये मैसेज था कि आईएनएलडी वर्करों को रोकने के लिए जेजेपी पार्टी एक नया गठन पर्दे के पीछे किया गया, ताकि आईएनएलडी के वर्कर कहीं किसी और पार्टी में न जा पाए, वो जेजेपी के साथ जुड़ के सत्ता सुख भोग पाए, उनके जनता जनार्दन के काम हो पाए। ऐसी चर्चाएं हैं और अब फिर दोबारा चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि जेजेपी दोबारा से आईएनएलडी में विलय की तरफ कदम बढ़ा रही है। ये पर्दे के पीछे की बातें नहीं थी, वाकई में डिस्प्यूट था। ये लोग कितनी भी बातें बना लें जी, और उन्होंने राज भी किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बने, लेकिन जो रुतबा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बार सरकार चौटाला साहब के साथ बनाई या समझौता किया, वो रुतबा एक अलग था जी। अगर मैं मानता हूँ दुष्यंत चौटाला जी की जगह अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होते तो भारतीय जनता पार्टी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर चमकता जी। भारतीय जनता पार्टी कहीं पनपती भी नहीं, चाहे भलाई समझौता हो जाता जी। लेकिन वहाँ क्या रहा, उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के सारे मंत्रियों जितने वो थे, अनूप धानक जी थे उस टाइम मंत्री, या उनके एमएलए थे समेत, उनके समेत 10 एमएलए थे, उनको पूरा दबा करके रखा, उनकी पूरी चलने नहीं दी। अगर परिवार पटने का बहुत नुकसान हुआ जी। इस चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर था और बीजेपी चाहती थी कि ये परिवार पटे और वही प्लान के तहत उन्होंने परिवार को पढ़ा। लेकिन इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास अनेकों डिग्रियां हैं, वो कैसे किसी के बहकाव में कैसे आ सकते हैं? शायद अनपढ़ व्यक्ति जिसका अनुभव दुनियादारी नहीं देखी, वो तो बहकाव में आ सकते हैं। ये तो लेकिन राजनीतिक घराना था, राजनीतिक घराना कैसे राजनेताओं से मात खा सकता है? बताओ मेरे को जी। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम मनोहरलाल खट्टर जी के नीचे बने, अगर वो अपने चाचा के पास बन लेते क्या जाता उनका? चाचा ने तो उनको सांसद बनवा के छोड़ा हिसार से।
उन्होंने सांसद भी उनको बनाया, उन्होंने उनकी माता जी को एमएलए भी बनाया जी। लेकिन परिवार का कोई डिस्प्यूट था तो वो अपने घर पर्दे के पीछे बैठ करके कर सकते थे डिस्प्यूट को दूर। तो अब क्या उम्मीद करें, क्या वो डिस्प्यूट दूर होने वाला है? परिवार एकजुट दोबारा से नजर आएगा और जो जेजेपी और आईएनएलडी मिलकर दोबारा से अपने अस्तित्व को बचा पाएगी, जहां दोनों पार्टियों के सिंबल का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक निर्धारित परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए अपने पार्टी सिंबल को बचाने के लिए। क्या बचा पाएंगे दोनों परिवार मिलकर? सिंबल बचाना ना बचाना वो तो है कानूनी प्रक्रिया जी। वो कानूनी प्रक्रिया के तहत सिंबल बचे या ना बचे वो तो वो लोग जाने, चुनाव आयोग जाने जी। लेकिन जो चर्चा आज की है वो मैं बता देता जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चा है, अगर ये दोनों एक हो जाएं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर फाइट दे सकता है तो वो चौटाला परिवार, चौधरी देवलाल परिवार दे सकता है। फाइट दे सकते हैं, डिफीट भी कर सकता है, हरा भी सकता है। बहुत ज्यादा अंतर से हरा सकते हैं। चौधरी देवलाल की जो लहर थी जिस समय 85 सीट आई थी, परिसीमन में ये सीटें बढ़ेंगी। मैं यूँ कहता हूँ कि 3 गुना से ज़्यादा बहुमत इंडियन नेशनल लोकदल लगा लो, अभय सिंह चौटाला जी लगा लो, या मतलब चौधरी देवलाल परिवार लगा लो, ये अच्छा बहुमत ला सकता है। आज के दिन मैंने ये चुनाव जो हुआ इसके बावजूद मेरे को बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मिले जी, कट्टर लीडर मिले जो हुड्डा साहब की कोठी पे जाते थे जी। वो लोग भी ये कह रहे हैं भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा शख्स है जो बीजेपी को हरियाणा से चलता कर सकता है जी। लेकिन अनिल जी, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार और नायब सैनीज मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में है, वो तो नॉन स्टॉप हरियाणा के तर्ज पे काम कर रहे हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसी घोषणाएं कर दी जो SCA और B का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 24,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार दे दिया जो लंबे समय से अटके हुए थे। क्या आपको नजर आता है, जनता जनार्दन तो कह रही है आने वाले 20-30 साल अन्य किसी पार्टी का भविष्य नजर नहीं आता, आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी विकल्प के रूप में नजर आते हैं आपको हरियाणा प्रदेश में? आप ये बताओ, मोदी जी की कितनी हवा थी पहले जी, उसमें फर्क आया कि नहीं आया? समय परिवर्तनशील है। और जो अच्छे बहुमत से मोदी के नाम से जीतते थे जी, आज जहां मोदी जी रैली करके थे, कुछ MLA तो यहाँ भी आ रहे हैं। ऐसी बात थोड़ी है यहाँ नहीं आ रहे। तो मतलब प्रभाव नहीं रहता व्यक्ति का या किसी पार्टी का, समय के साथ वो चेंज होता रहता है। चलो सरकार बनी है, नायब सैनी जी अच्छा करें, हम ये कामना करते हैं जी। बाकी मैं मानता हूं कि अनुभवहीन व्यक्ति ज्यादा दिन सरकार नहीं चलाएगा, क्योंकि अनुभवहीन है। और जो लोग चमचागिरी से घिरा हुआ हो तो पूरा सेटिस्फाई होकर सरकार नहीं चला सकता। कॉन्फिडेंस लेवल कम नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक बात बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस था तो मनोहर लाल खट्टर जी ने सरपंचों को पीटा था कि नहीं पीटा था जी? कर्मचारियों को पीटा था कि नहीं पीटा था जी? कई अन्य वर्गों को, चाहे आंगनबाड़ी वाली थी, चाहे अन्य वर्ग थे या कोई भी कर्मचारी था, तो हर व्यक्ति को पीटने का काम किया। लेकिन पीटने के बाद भी वोट बीजेपी को दे रही है वो सब लोग। तो मेरी बात पूरी तो सुनो जी। तो ऐसी क्या नौबत आ गई मनोहर लाल जी के फैसलों को वापिस उल्टना पड़ा? आपके सामने नायब सैनी जी ने उल्टा नहीं, निश्चित तौर पे कई फैसले वापिस लिए गए। क्यों लिए? 3 कृषि कानून भी तो वापिस हुए साहब। हाँ, फिर यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं था तो क्यों वापिस करे? वो भूल सुधार हो गई, अखबारों में भी तो लिखा होता है भूल सुधार। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता से बीजेपी डरी हुई थी, यही कारण सबसे बड़ा रहा है। और किसी ने भूल को सुधार कर दिया तो जनता ने आशीर्वाद दे दिया। अब क्या बताऊं आपको, कुछ सीटें ऐसी हैं जो चेहरों के नाम पर जीती गई जी, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर धक्काशाही की गई, कुछ सीटें ऐसी हैं जो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी को जितवाई। नहीं, धक्काशाही को कुश्ती का मैदान थोड़ा था कि आप ताकतवर व्यक्ति ने कमजोर को हरा दिया। वोटों की गिनती में जिसका आंकड़ा अच्छा था वो ले बैठा सीट को। अब ये बताओ, मैंने तो पता नहीं, आप जैसों के पत्रकारों के माध्यम से पता चला पानीपत के अंदर 99 पॉइंट कुछ बैटरी मिली। क्या आप आपका फोन यूज करो,
क्या उसकी बैटरी 99 पॉइंट कुछ पाएगी? पूरे दिन शाम के बैटरी 6 बजे बैटरी से वोटों की गिनती का या उसका अटैचमेंट का क्या फर्क पड़ता है? करते हो आप? आपकी जब वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले भी बैटरी दिखाई जाती है, इतनी है लिखित में जी। और वोटिंग के बाद में भी। इसका मतलब बैटरी चार्ज है या बैटरी दूसरी डली है, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई? नहीं, बैटरी दूसरी डली है, वो तो जो वहां उस एरिया का रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी सहमति से जिस कंपनी की वो मशीनें हैं उनके इंजीनियरों ने चेंज करी। इसमें क्या डाउट क्या है? ये तो क्लियर चीजें हैं। चंडीगढ़ का मेयर वाला चुनाव था, वहां भी उन्होंने कुछ नहीं छेड़खानी कर रखी थी क्या? वो तो कैमरे में कैद हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बहुत कठोर कार्रवाई की और एक नाजिर पेश की। जहां ये लोग गड़बड़ करते हैं वहां सब जगह कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा लगा हुआ था तो दिख गया जी। ना लगा हुआ है तो चल गया काम। तो जनता या आपको हरियाणा प्रदेश का भविष्य क्या नजर आता है? जनता जनार्दन का अंतिम निर्णय ही सर्वोपरि होता है और उसको हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, हर राजनीतिक दल को मानना पड़ता है। क्या आपको भविष्य या सत्य ही अब है? क्या संभव है? ये चीजें कितनी संभव है या हम काल्पनिक हवाई बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है वाकई में सच्चा व्यक्ति है, बहुत सच्चा व्यक्ति है और उस जैसा नेता हरियाणा में आज के दिन प्रेजेंट में है नहीं। अगर वो व्यक्ति हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनता है तो निश्चित रूप से हरियाणा की दशा और दिशा बदलेगी। नहीं, आप तो कह रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी। मैं ये कह रहा हूं अनिल लाठर जी यदि जींद के विधायक बनते हैं, जींद की दिशा और दशा बदलेगी। इस चीज में बराबरी तो बात है, कैसे इस चीज को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सुनो मेरी बात, वो व्यक्ति संघर्षशील व्यक्ति है और आज के दिन जो अंडरग्राउंड हवा थी मैंने वो आपको बताई थी जी, बखूबी बताई थी मैंने। ये भी आपने तो क्लियर कहा था कि जींद, खासकर जींद की बीजेपी की को जारी ये सीट आपने बहुत क्लियर कट शब्दों में बता दिया था कि इस सीट पे किसी अन्य पार्टी जीत ही नहीं सकती। और आईएनएलडी के तो वोटें आपको पता है कि इस हजारों के आंकड़े में है, तो जेजेपी का हजारों में, तो अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाए साहब। मेरी बात सुनो, जो वोटर था, जो इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर था या जननायक जनता पार्टी का वोटर था, वो वोटर ज़्यादातर मोटिवेट किया कांग्रेस ने कि भाई बीजेपी को रोकना है। उन्होंने दोनों जेजेपी और आईएनएलडी के वर्करों ने सोचा कि इसको रोकना है बीजेपी को, ज़्यादातर वोट उधर दे दी। कुछ परसेंट वोट जेजेपी का हो चाहे आईएनएलडी का, वो बीजेपी में चला गया। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। और मैंने ये कहा था आपको कि डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा यहाँ से विधायक बनेगा और ये 100% बनेगा। चुनाव से पहले आपको मैंने बता दिया था जी। वो बना भी, तो जो जींद की धरातल की हवा थी, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पूरे हरियाणा में, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतारे, मैंने आपको बताया कि वो कैंडिडेट पहले से तय हो गए थे कि ये कैंडिडेट यहाँ उतारने, ये कैंडिडेट यहाँ उतारने। चाहे कोई कितनी अकल की मारदा फिर उसने टिकट मिली जी। आप ये बताओ, कांग्रेस की टिकट बलजीत रेड्डी ने मिली नहीं। बलजीत रेड्डी ने क्या नहीं किया? पानी के कैंटर हैं वो कितने दिन चलाए? लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, हरियाणा प्रदेश के एग्जाम्पल हैं, जो समाज सेवा के नाम पे चीज़ें चल रही थी, इलेक्शन हारते वो चीज़ें वापस बैक टू पवेलियन होगी। जनता जनार्दन को लगा कि ये तो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए समाज सेवा है, समाज सेवा राजनीति नहीं है। मेरी बात सुनो, ईसा बड़ा धनाड़ तो कोई टाटा बिरला अंबानी डालमिया का तो पैदा नहीं हो रहा। कोई बिजनेसमैन है, कोई जमींदार है पूरे हरियाणा में जो चला रहे थे, कोई अपना कोई रोजगार छेड़ रहा है, उसके माध्यम से वो चला रहे थे। चलो राजनीति के मारे चला रहे थे, समाज सेवा के मारे चला रहे थे, वो कह रहे राजनीति के लिए ही चला रहे थे। जो उनसे भाई इस तरीके की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ एक महीना चला के तो दिखाएं। जो व्यक्ति इस तरीके की बात करते हैं वो एक महीने चला के दिखाओ, पता लग जाएगा घर से क्या क्या लगता है। हर महीने ड्राइवर की तनख्वाह, उन गाड़ियों में तेल पानी, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता किसी एक पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का या इनेलो का या जेजेपी का, कोई भी वर्कर है, कोई समाज सेवा कर रहे हैं, उनकी जगह जो ये आम जनता बकवास करती है उनकी जगह चला के दिखाएं। चलो वो राजनीति के माध्यम से ही सही, वो राजनीति के माध्यम से चला लो, किसी वजह एक महीने भी चल जाए तो
और वो इतने साल निकाल गए, उनका धन्यवाद करने के बजाय उन्हीं में खोट निकालने लग रहे हैं। मेरा अंतिम निवेदन आपसे, जनता जनार्दन वोट कैसे डालते हैं, किस पैमाने पर, ईमानदारी, मेरिट, क्या वो पैमाना होता है, या व्यक्तिगत स्वार्थों पे ही या सामाजिक विघटन की स्थिति में ही वोट का डाइवर्जन होता है, वोट दाएं बाएं होते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है, वोट कैसे डलता है? अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर क्वालिटी के आधार पे, नेता की छवि के आधार पे या संघर्ष के आधार पर वोट डाला जाता तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इंडियन नेशनल लोकदल को जाता, क्योंकि सबसे मजबूत नेता वो हैं, उन्होंने किसानों की लड़ाई भी लड़ी है। आप मजबूत किसको कर रहे हैं? पैसे वाले को मजबूत कर रहे हैं? एक बिना पैसे वाले भी ईमानदार और साफ सभी का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है मजबूती का आधार क्या है? मजबूती का आधार ये है, पैसे की बात नहीं है। विधानसभा में जितने मुद्दे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाए, चाहे वो पंचायतों के थे, चाहे वो किसानों के थे, चाहे व्यापारियों के थे, चाहे कर्मचारियों के थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे, उसकी कोई वीडियो आई? कोई सरकार के साथ बहस करते हुए पूरी 5 साल में वीडियो आई हो तो बताओ। नहीं, विधानसभा में उन्होंने पक्ष रखा, विपक्ष का पक्ष रखा, मजबूती से रखा, इस चीज को आप नहीं डिनाई कर सकते। विधानसभा के सत्र की कार्रवाई आप देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखे बहुत से मुद्दों पर उन्होंने सत्ता पक्ष से 1-to-1 किया है, बातचीत की है, उन मुद्दों को विधानसभा में उठाया। वो उन मुद्दों पर उछलते थे जिन पर बीजेपी इशारा करती थी। अगर अच्छे मुद्दे जो थे, जिन पर बहस करने का मुद्दा था या वॉकआउट करने का टाइम था, उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नजर नहीं आए। वो इशारे पर उठते थे। अगर अब कोई मुद्दा काम का नहीं, अब उठ जा, इशारा बीजेपी की तरफ से होता तो हुड्डा साहब उठ जाते। अगर इशारा नहीं होता तो कहीं जो भी नहीं रहेंगे थे उनका। चलिए अनिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप जी। मैं बताना चाहता हूँ, जो आज की जनता में हवा है वो ये है कि एक ही विकल्प बचा है। कांग्रेस का वर्कर भी कहने लग गया, चाहे वो जेजेपी का वर्कर है, चाहे वो अन्य किसी दल का। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी से परेशान वोटर वो ये बात कहने लग गया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अगले हरियाणा प्रदेश के सीएम होंगे, वो ही व्यक्ति इस हरियाणा को बचा सकता है। जी अनिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। वीडियो आप रिकॉर्ड करना जी, और ये आपके अगले चुनाव में काम आएगी, देख लेना। जी धन्यवाद अनिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर अभी नई नवेली सरकार आई है, उसके निर्णयों का 5 साल के निर्णयों के बाद उसकी परीक्षा होगी। जनता जनार्दन की परीक्षा पाठशाला में वो लोग जाएंगे। उस पाठशाला में कौन सी सरकार पास होती है, कौन सी फेल होती है, ये भविष्य के गर्व का विषय है। जी, 10 साल लग भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही थी। भारतीय जनता पार्टी थी, नीति और नीयत एक सी रहेगी। चेहरे चेहरे बीजेपी में बदल सकते हैं, नीति और मतलब उसकी जो चलानी है सरकार, जिस तरीके से जो उन्होंने लागू करना है वो पहले से तय किया हुआ है। लेकिन जनता जनार्दन ने उनकी नीति और नीयत में तीसरी बार विश्वास कायम किया। ये जनता जनार्दन है, जनता के फैसले को सिरोधारी करना होता है, उसके फैसले को, अंतिम निर्णय को हर ये बताओ कितने मार्जिन से कितने एमएलए जीते, आप ये क्यों नहीं बताते? आप बता दीजिए। आप बताओ, 20,000 से तो 9 एमएलए हैं 20,000 के अंदर। अरे सर, आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हार जीत तो टॉस में हो जाती है साहब। तो फिर इतनी हवा कहाँ थी कि भाई आंधी आ गई हो? कोई बीजेपी ने इतने जनहित के काम, तो बीजेपी ने तो आंधी की शब्द कहा ही नहीं। आंधी तो विस्परिंग एग्जिट पोलों की दूसरी पार्टी के तरफ थी, लेकिन बीजेपी ने तो चमत्कार कर दिया साहब, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है लाठा साहब। मैंने आपको बताया, आप मानो ना मानो, जो जातीय कार्ड इन्होंने खेला वो सबसे बड़ा फैक्टर था। और ये फैक्टर हुआ सोनीपत लोकसभा सीट से। वहां जब कांग्रेस पार्टी ने पंडित जी उतारे और दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से उतारे, हिसार से जयप्रकाश कांग्रेस ने उतारा, क्योंकि वो जाट बहुल्य क्षेत्र था। जो लोग जयप्रकाश की वोट नहीं देना चाह रहे थे वो भी जयप्रकाश की डाल गए कि नहीं डाल गए। जो लोग दीपेंद्र की वोट नहीं देना चाह रहे थे, चाहे किसी अन्य पार्टी के थी, वो भी दीपेंद्र की डाल गए कि नहीं डाल गए। यहाँ एक मतलब ये था भाई, नॉन जाट चेहरा है, चाहे वो रमेश कौशिक पहले बीजेपी में था, अगर नॉन जाट ही उतारो इसके बराबर में, तो उन्होंने ये उतारा। तो बीजेपी ने ये पकड़ लिया भाई, ये जो 4-5 सांसद आए हैं
जातीय समीकरण के हिसाब से आए हैं कांग्रेस के, तो आप जातीय कार्ड खेल दो। नहीं, फिर स्वतंत्र थे, हर पार्टी और राजनीतिक दल स्वतंत्र था, जो कार्ड उन्होंने खेला आप खेल देते। मैं मैदान में, जंग के मैदान में सबको बराबर का मौका मिलता है। अब अपनी हार को छुपाने के लिए या अपनी उस चीज को, कमी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हार को भी खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और जीत को भी खुले मन से स्वागत करना चाहिए। ना तो मैं कोई पार्टी का सुप्रीमो जी, ना मैं कोई इलेक्शन आ रहा, मैं तो एक न्यूट्रल बातें कर रहा हूँ जो हरियाणा की। जी जी, इससे मेरा कोई लागा देगा नहीं। मैंने ऐसी है भारतीय जनता पार्टी है, ऐसी है कांग्रेस है, ऐसी अन्य पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो न्यूट्रल बातें बता रहा हूँ। जी जी, अगर ये किसी को कुनीन की गोली का काम करे तो कर जाएंगे। नहीं ठीक है। लेकिन सच्चाई बात यह है कि मैं आत्मा से मानता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दबंग और मजबूत बोल्डनेस नेता है, और उसके हाथों में अगर बागडोर जाती है, चीफ मिनिस्टर बनता, तो हरियाणा का नक्शा ही बदल जाएगा। चलिए, आपके विचार आप तक, जनता तक हमने पहुंचाए, चैनल के माध्यम से पहुंचाए, आपने समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलते हैं। मैं फिर एक बार वही बात कह रहा हूँ, जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि होता है। और बीजेपी सरकार ने इतिहास रचा, तीसरी बार लगातार हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई, और 5 साल बीजेपी के पास है। वो कितनी सुशासन और अंत्योदय जो शब्द है उनको वास्तव में जमीनी स्तर पर कितना लागू कर पाती है, और फिर जनता, अनिल जी, और जनता उस किए हुए कामों पर क्या परिणाम देती है, वो जनता जनार्दन का अंतिम निर्णय वो चुनावी मैदान में ही, चुनाव के रण में ही पता लगेगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।